स्वागत है आपका। देखिए आज फिर हम नवोदय का क्लास स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1, इसमें देखते हैं सेट नंबर 1 में क्या है। तो सेट नंबर 1 में पहला सवाल दिया है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या दिया है? प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। तो विषम संख्याएं जानते हैं आप, इवन नंबर, ओड नंबर आप ये जानते होंगे। तो विषम जो पहली विषम संख्या होती है, यानी पहली जो ओड नंबर होता है वो 1 होता है। इसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई। उसने कहा प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। औसत के लिए आपको बता दिया रखा है कि आप सबको जोड़ के जितनी संख्या है उससे भाग कर दो। कितनी संख्या है? 5। तो आप सबको ऐड करो, 5 से भाग करोगे। ऐड करोगे तो क्या देखोगे? ऐड करने के बाद में आपको मिलेगा 3, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7, 9 9 18, 7 25 बटे में 5। कितना आ गया? 25 और नीचे कितना है? 5। 5 से हम डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 5। यानी औसत कितना होगा? औसत जो होगा इसका 5 होगा। तो पहले वाले सवाल का आंसर क्या मिला? ए वाला ऑप्शन मिला। औसत कितना होगा? 5 होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखिए इस तरह के सवाल हमें नवोदय जो 6 क्लास का पेपर होता है उसमें अक्सर मिल जाते हैं। तो ऐसे सवालों से ना तो आपको डरना है और ना आपको छोड़ने हैं। इस तरह के सवाल किस तरीके से करेंगे आप? जब अथवा लगे या लगे, सवाल में क्या हो? अथवा। जैसे ये कहा 3 आदमी अथवा 5 औरतें किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 4 आदमी और 3 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे? जब अथवा वर्ड लग जाए तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। कितने आदमी बोला? 3 आदमी। 3 आदमी बोला कितने दिन में? 12 दिन में। और कितनी औरतें बोला? कितनी? 4 कितने? 5 औरतें बोला। कितनी? 5 औरतें। 5 औरतें या तो 3 आदमियों से करा लो या 5 औरतों से करा लो। काम कितने दिन में? 12 दिन में होगा। ये पहली वाली संख्या क्या थी? आदमी थे। दूसरी वाली संख्या क्या है? औरतें। कितने आदमी बोला? कितने आदमी? 4 आदमी है। 4 आदमी और कितनी औरतें बोला? 3 औरतें मिलकर कितने दिन करेंगे? ये कैलकुलेट करना है। इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा उसे और आसान बना लें। 4 3 जा 12, यानी 4 3 जा 12 और इसे काटेंगे 3 4 जा, यानी 3 चौक 12। हमारे पास जो आएगा 1/3 तिया कितना होगा? 9 होगा, प्लस 1/5 चौक कितना होगा? 20 होगा। इसे कैलकुलेट करना है। कितना? आप देख लो, जब कैलकुलेट करोगे तिरछी गुणा कर दो। 20 प्लस में 9 बटे में 20, 2 9 180। बस उल्टा करके लिखना है इसको। क्या लिखना है? 180 बटे में कितना? 20 और 9 कितना? 29। बात आपको समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन करनी आती है कि लास्ट में टर्म को उलट देना है। लास्ट में टर्म को क्या कर देना है? उलट देना है। तो ये आंसर आ जाएगा 180 बटे 29 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या कहा? 3 का एसपी यानी 3 का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो किसके? 5 के सीपी के बराबर है। बराबर किसके? 5 का सीपी। यानी 3 को इतने में बेचा जितना 5 को खरीदा है। अब हम क्या देखेंगे? जो एसपी है, एसपी वाली संख्या कौन सी होगी? हमारे पास ये होगी। ध्यान रखना, एसपी कितना आएगा? 5 और सीपी कितना आएगा? सीपी आएगा 3। सीपी कितना आएगा? 3। उलट जाते हैं, सीपी वाली ये हो जाती है और एसपी वाली ये हो जाती है। ध्यान रखना, जैसे हम कहें 3x बराबर 4y बराबर 5y कहते हैं, तो x अपॉन y बराबर क्या लिखोगे? x अपॉन y बराबर 5 बटे में 3 लिखोगे, नहीं लिखोगे? ये इधर चला जाता है इधर। वैसी इसका टर्म है, वैसी क्या है? इसी का सिस्टम है। तो हमारे पास एसपी कितना आया? 5, सीपी कितना आया? 3। यानी एसपी का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या चीज है? विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या है? क्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। आप जानते हैं लाभ परसेंट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बटे में क्या? सीपी गुणा में क्या? 100। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। एसपी कितना? 5, सीपी कितना? 3, एससीपी कितना? 3 गुणा में कितना? 100।
ऊपर कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 2 गुणा में कितना 100 बटे में कितना 3, यानी 200 बटे में 3। तो 200 बटे 3 का मतलब क्या होगा 66 सही 2/3, ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। आप कैलकुलेट इसको कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आसान क्वेश्चन था, इस तरह के सवाल भी आपको मिलेंगे। छोटे सवाल होते हैं, थोड़ा सा तेजी से करना है। कैसे, 3 तिया 9 और एक 10, 10 बटे में कितना 3, 3 तिया 9 और एक ही जुड़ेगा ऊपर वाला 10, 10 बटे में कितना 3, गुणा का निशान है, 2 तिया 6 1 7, 7 बटे में 3, 3 दूनी कितना हो गया 6 और एक 7, 7 बटे में कितना 3। देखो गुणा का निशान है तो ऊपर ऊपर वालों की गुणा और नीचे नीचे वालों की गुणा, तो कितना का 7 ढाई 70 और नीचे कितना 3 तिया 9, यानी 70 बटे 9। 70 बटे 9 को ऐसे लिख सकते हैं 9 सत्ते 63, बच गया कितना 7 बटे में कितना 9, तो कितना आ जाएगा 7 सही 7 बटे 9, यानी बी वाला क्या होगा इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो ये भी बोर्ड मार्क्स से संबंधित है, आप इसको भी आसानी से कर लेंगे, बच्चों को ज्यादातर आता है। क्या करते हैं, देखो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट करना होता है। ब्रैकेट में कितना दिया, देखो 3 और 5 कितना हो गया, 3 5 हो गया 8, 3 5 कितना हो गया 8, 8 में से हमें कितना घटाना 6 घटाना है, यहाँ पे बचेगा 2। ब्रैकेट हल करने के बाद में कितना बचेगा, ब्रैकेट हल करने के बाद में 2 बचेगा, गुणा में कितना होगा 16 होगा, भाग में कितना होगा 48 होगा, बस इतना करना है। अब क्या करना है, अब हमें भाग को हल करना है। क्या करना है, भाग को हल करना है, यानी 16 तिया 48, 3 गुणा में 2 और 2 तिया कितना होगा 6 होगा, यानी सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा, क्या कहा, ये कहा किसी त्रिभुज के एक अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है। तो पहले तो आप अंतःकोण जाने फिर बाह्य कोण जाने। आप बता दें जैसे ये त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज हो पंचभुज हो कोई सा भी भुज हो, इसमें अंतःकोण ये होगा, अंतःकोण कौन सा होगा ये होगा, और बाह्य कोण कौन सा होगा ये होगा। तो आप ये ध्यान रखें, अंतःकोण यानी एक्सटीरियर एंगल ये होगा, एंटीरियर एंगल ये होगा और एक्सटीरियर एंगल ये होगा। तो अंतःकोण और बाह्य कोण आप समझ गए। आप जानते हैं सरल रेखा पे बना कोण जो होता है 180 अंश होता है। ये कितना होता है 180 अंश होता है, कितना 180 अंश, ठीक है। तो ये कितना होता है 180 अंश। तो भाई एक अंदर है और एक बाहर है, तो दोनों का योग तो कितना होगा 180 अंश ही होगा। तो अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक। इसके अलावा और बता दें थोड़ा सा, अगर कोई बहुभुज दिया यानी त्रिभुज हो चतुर्भुज हो पंचभुज हो, तो उसके अंत्य कोणों का योग निकालना है तो आप एक फार्मूला याद रखने, n-2 इंटू 180, ये अंत्य कोणों का योग होता है। ये क्या होता है अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग निकालते हैं इस फार्मूले से। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो हम बताएंगे, फिलहाल आप ये फार्मूला लगा दें। थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दें छोटा सा, जैसे ऐसे मान लो त्रिभुज, ये n का मान, n का मतलब क्या भुजाएं, भुजाएं 3 लिए, ये कहते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, सभी कोणों का योग कितना होता है। तो n का मान कितना रखोगे 3, 3 में से 2 घटाओगे, एक बचेगा उसकी गुणा करोगे 180 से, यानी 180। तो त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होगा 180। ऐसी कोई सा भी भुज हो n का मान रख लो, चतुर्भुज हो n का मान 4। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर में क्या दिया, ये कहा कि एक रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। कितनी, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है, आप ये जानते हैं। अब चाल कितनी दे रखी है 54 किमी प्रति घंटा, दूरी आपको निकालनी है, समय दे रखा 12 मिनट। ये किमी प्रति घंटे में, ये मिनट में, इसे भी घंटे बना लो, 60 से भाग करेंगे 60 ऊपर पहुंचेगा, यानी 12 इधर आ जाएगा, 54 की गुणा में कितना आ जाएगा 12 और नीचे कितना होगा 60 होगा, नीचे कितना होगा 60, 12 पंजे 60, 5 से भाग करेंगे यानी 10.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10.8 किमी, 10.8 किमी। चलिए कैलकुलेशन आपको करनी आती है, कैलकुलेशन करना सीखें। जिन्हें कैलकुलेशन नहीं आती है, जीरो लेवल, मैथ 1, 2, 3 इस तरीके से क्लासें पढ़िए, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है
कहा दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 320 मीटर तथा 480 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, इनकी चालें क्रम से 54 किमी प्रति घंटा और 36 किमी प्रति घंटा है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। चलिए कह रहे हैं दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाइयां 320 मीटर, एक दूसरे के विपरीत आ रही है। जब रेलगाड़ियां विपरीत आए, जब रेलगाड़ियां क्या हो, विपरीत आए, विपरीत तो चालें हमेशा क्या होंगी, जुड़ेंगी, चालें हमेशा ऐड होंगी। तो एक की चाल कितनी दी है 54 किमी प्रति घंटा, दूसरी की चाल कितनी है 36 किमी, ये तो हो गई चाल। चाल बराबर दूरी, दूरी ये बनेगी चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय हमें क्या करना है, निकालना, समय हमें क्या करना है, निकालना। ध्यान रहे ये मीटर में, ये सेकंड में आगा, ये किमी प्रति घंटे में, तो इसे भी आज मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर ले, इसे भी क्या कर ले, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर ले। देखें कितना आएगा, जोड़ के कितना होगा 90, 5 बटे में 18 गुणा में कितना 90, बराबर में कितना 0, 8 2 10 का 0, 4 3 7 और 1 8, बटे में कितना t, काटेंगे हम 18 पंजे 90 और t बराबर आ जाएगा 800 बटे में कितना 25, 25 चौक 100 और 4 अट्ठे 32, 32 सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32 सेकंड। ठीक है, आंसर क्या होगा 32 सेकंड। आप कैलकुलेशन कर लें इसको, जैसे भी आपसे आती है कैलकुलेशन आप अपने स्टाइल से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा सवाल में, ये कहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। अरे भाई मत तो 100% थे, जीतने वाले को 52 मिल गए तो हारने वाले को कितने मिले 100% टोटल मत थे, जीतने वाले को 52 मिले तो हारने वाले को 48 मिले। वेरी गुड, जीतने वाले को तो मिले 52, जीतने वाले को मिले, विनिंग कैंडिडेट को मिले 52%, तो 100% तो टोटल होंगे, हारने वाले को मिले कितने 48%, यानी ये हार गया कितने से 4% से। लेकिन उसने क्या कहा, उसने ये कहा 600 मतों से जीत गया है, यानी ये 4% से जीता, ये भी कह सकते हो 4% से जीता, लेकिन ये बता रहा है कितने से जीता 600 से जीता। तो 4% किसके बराबर होगा 600 के बराबर होगा। उसने पूछा क्या चुनाव में कितने मत प्रयोग हुए, तो चुनाव में तो 100% मत प्रयोग हुए थे, 52 ये और 48 ये, चुनाव में कितने 100%, 100% मत आपको निकालने। अगर पूछता हारने वाले को, तो हारने वाले कौन से मत मिलते, हारने वाले को 48 मिलते, हारने वाले का पूछता 48 निकाल लेते, लेकिन उसने टोटल पूछा यानी 100% पूछा है। तो इस चीज को हम पहले से आपको बताते चले आ रहे हैं किस तरीके से हल करना है। इसकी गुणा करते हैं इधर, यानी 600 की गुणा किससे करेंगे 100 से, तिरछी मल्टीपल हो जाती है, इसकी इधर और इसकी इधर, या सीधा इसे भाग में रख सकते हैं 4 को इस तरीके से। तो ये निकल ही आएगा, कितना आएगा 15 बार कटेगा 150 बार, और 150 पे कितने 0 लग जाएंगे आपके। ठीक, 15 चौक 60, एक 0 है वो लगा दोगे और 2 0 हो, यानी 15,000 क्या आ जाएगा इसका आंसर होगा। तो 1500 तो दे रखा है, 15,000 कहीं नहीं दे रखा है, तो इनमें से क्या हो जाएगा कोई नहीं। एक बार कैलकुलेट कर लो, 15 चौक 60 और 1 0 और 2 0 ये, तो आंसर कितना आ जाएगा 15,000। 15,000 है नहीं, 1500 है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर इसका आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर कितना 10, क्वेश्चन नंबर 10 को आप कैलकुलेट करके देखें, फिर हम बताते हैं कितना आएगा। चलिए नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। कितना आएगा देखो बता दें आपको, एक ही आय का 20%, कितना कहा उसने एक ही आय का 20%, जो एक ही आय का बोला है, एक ही आय का कितना 20%। ठीक भाई किसके बराबर है, बी की आय के 25% के बराबर है। किसके बराबर है, बी की आय के 25% के बराबर है। ठीक, अब कहा बी की आय का 10%, फिर अगली लाइन में उसने बोला बी की आय का 10%, पहले इसे कैलकुलेट कर लो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यानी ये कह सकते हैं a अपॉन बी बराबर 5 बटे में 4। देखो तिरछी गुणा करके ये बन जाएगा, ऐसी बन जाएगा, 5 बी हो जाएगा और 4 a, ये a भी आ गया। अब अगली लाइन हमने पढ़ा b की आय का कितना, b की आय का कितना, यहां से देख लो, b की आय का कितना 10%, किसके बराबर है भाई, c की आय के 20% के बराबर है। किसके, c की आय के 20% के बराबर है। चलिए इसको देखते हैं कैसे काटेंगे, इसको भी डिवाइड इस तरीके से कर लेंगे। ठीक, 0 से 0 कटेगा, यानी ये कह सकते हैं b अपॉन c बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे में 1।
अब यहाँ पे देखना है कॉमन कौन सी चीज है, कॉमन कौन सी चीज है। देखो बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, यानी बी दोनों जगह क्या है, कॉमन है, बी दोनों जगह कॉमन है। तो एक इस यहाँ पे लिख लें इसको, बी अपॉन सी बराबर कितना, 2/3, वो सॉरी 2/1। तो बी हमने देखा क्या है, बी जो है वो दोनों जगह कॉमन है, बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है। अब हमें बी को बराबर करना है, बी को क्या करना है, बराबर करना है, बी को बराबर करना है। तो बी को बराबर करने के लिए ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, बी के सामने यहाँ 2 है, बी के सामने यहाँ 4 है, तो आप या तो इसे 4 कर लें, 4 करने के लिए सीधा यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, सीधा 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर लें, कोई मतलब नहीं होगा, यानी ए की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, ए की वैल्यू कितनी होगी 5, ए की वैल्यू 5 होगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो बी की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ से, बी की वैल्यू तो 4 है, बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू कितनी है 4, और सी की वैल्यू देखो बी की यहाँ भी 4 हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो एबीसी का रेशियो पूछा है 5 4 2, 5 4 2, तो एबीसी का क्या होगा 5 4 2। आप समझ गए होंगे, बस वैल्यू को बराबर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा सवाल में, सवाल में कहा इन्होंने, एक व्यक्ति किसी बैंक से 24,000 रुपये उधार लेता है 5% वार्षिक दर से, 5% दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, 3 वर्ष बाद कितना धन अदा करे कि ऋण चुकता हो जाए। ऋण चुकता हो जाए इसका मतलब उसने कहा है क्या ब्याज भी देना है प्लस जो मूलधन लिया वो भी देना है, यानी आपको मिश्र धन निकालना है। आपको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो आपके पास फार्मूला होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में दर गुणा में समय बट्टे में कितना 100। यहां से क्या निकलेगा, ये ब्याज निकलेगा 1 2, यहां से क्या निकला, ये ब्याज निकला। तो यहां से गुणा करेंगे हम, इसकी जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या देखेंगे, 24 पंजे होता है 120, 120 तो ये हो गया 1 0 ये लगा है, 1200 की गुणा किससे करेंगे 3 से करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3600। 3600 क्या है, ये ब्याज है। ये क्या चीज आई थी, ब्याज आया था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 जो होता है ब्याज होता है। ये जो निकल के आया ब्याज आया, ये क्या आया, ब्याज आया। उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने ये पूछा कितना ऋण दें, कितना ऋण देना, यानी 24,000 पहले लिए थे और प्लस ब्याज देना है, तो यानी 24,000 में हम ये ब्याज जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया, यानी 27,600 आ जाएगा। सही है, 27,600 यानी बी वाला इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा, सवाल में ये कहा कोई धन किसी निश्चित ब्याज दर से 5 वर्ष में बढ़कर स्वयं का दुगुना हो जाता है, वह धन उसी दर से कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। देखो कोई धन किसी निश्चित ब्याज दर से 5 वर्ष में बढ़कर दुगुना हो जाता है, इसके लिए फार्मूला बता दें आपको, n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू वर्ष। चलिए n2 - 1 मतलब क्या हो गया, गुना, कितना गुना, 2 गुना है। n2 का मतलब बाद में कितना गुना है, बाद में कितना गुना है 5, 5 में से आप 1 घटा देंगे। n2 का मतलब बाद में कितना, n2 का मतलब बाद वाला गुना, n1 का मतलब पहले वाला गुना, पहले कितना गुना था 2 गुना था, n1 का मतलब पहले जो गुना था कितना था 2, गुणा में वर्ष कितने हैं 5। चलिए घटाएंगे 4, नीचे बचेगा 1, गुणा में 5, 5 चौक 20 वर्ष, यानी कितना आंसर आ जाएगा 20 वर्ष इसका क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आगे दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा, ये कहा कि एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। अच्छा सवाल है, खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने जनरली आपको क्रिएट कराया था, क्या था वो, 2a x प्लस में y प्लस में 2a। जब रास्ता क्या हो, खेत के बाहर हो तो प्लस रहेगा, अंदर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए a क्या चीज है, a है रास्ते की चौड़ाई, a क्या चीज है, रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, ठीक। x क्या है, खेत की लंबाई कितनी 40 मीटर, y खेत की चौड़ाई है कितनी है 30 मीटर, प्लस में 2, a का मान कितना दे रहा है, यानी रास्ते की चौड़ाई 2।
बस इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद में यही पूछा क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो 30, 70, 70 और 4 74, 74 की गुणा हम किससे कर देंगे? 4 से कर देंगे। 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28 और 1 29, यानी 296 वर्ग मीटर हो जाएगा। 296 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ए वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई होगी। सीधा फार्मूले में रखो, अप्लाई करो मानों को और आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कहा? ये कहा कि एक वर्ग है। क्या कहा? एक वर्ग है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 15√2 सेमी। क्षेत्रफल पूछा, तो आप जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √2, यानी साइड √2 होता है। साइड √2 होता है, यानी भुजा √2 होता है। वो दे रखा आपके पास कितना? 15√2। ये कटेगा, यानी भुजा हमारे पास कितनी आ गई? भुजा हमारे पास आ गई 15। पूछा है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, या कह सकते हैं साइड स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर। किसका? 15 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225 वर्ग सेमी। ठीक है, कितना आ जाएगा? 225 वर्ग सेमी। तो आप निश्चित ही समझ रहे होंगे सवालों को, थोड़े आसान है। नवोदय का पेपर इसी तरीके से आता है। आप लोग अभी से अगर लगातार लगे रहते हैं, तक हमारा हर सेट हल के करें, आपका नंबर कंफर्म आएगा। तो आप सेट को हल करते रहें, देखते रहें क्या टाइप है, कैसे कराया जा रहा है, आपका नंबर निश्चित ही आएगा। क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कहा? एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 15√3 सेमी है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा। ये बराबर कितना दे रखा है? 15√3। ठीक है, √3 से √3 कटेगा तो भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा हमारे पास आ जाएगी 15 दूनी 30 सेमी आ जाएगी। कितनी? 30 सेमी। परिमाप पूछा, परिमाप का फार्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा में भुजा। 3 गुणा में भुजा। ये समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप होता है। परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, यानी 3 से गुणा कर देंगे भुजा की। 3 गुणा में 30, 3 गुणा में कितना? 30। तो 30 दिया कितना होगा? 90 सेमी आ जाएगा। कितना? 90 सेमी। बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है आपको, क्या कहा? एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी दिया। इसकी छोटी भुजा की लंबाई 5 सेमी है। त्रिभुज का परिमाप क्या दिया? क्षेत्रफल दिया आपको। क्या दिया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे समकोण का 1/2 इंटू आधार गुणा में लंब बराबर कितना? 30 दे रखा है। 1/2 एक भुजा दे रखी है 5, दूसरी भुजा आप निकाल लोगे, यानी लंब को निकाल लोगे, बराबर में 30। कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60, यानी लंब निकाल लेंगे आप। लंब का कैसे निकालेंगे? 30 गुणा में 2/5। ये वाला जो ये वाला है, ये पहुंचेगा कहाँ? इधर गुणा में पहुंचेगा, पहुंच गया, और ये भाग में पहुंचेगा। कितना आ जाएगा? 6 बार 12। लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी? जो लंब की लंबाई आ जाएगी 12 सेमी। लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी? 12 सेमी। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज इस तरीके का होता है। समकोण त्रिभुज ये होता है, ये 5 है और ये 12 आ गई, तो ये कितनी हो जाएगी? आप जानते हैं इसका वर्ग, यानी 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। ठीक है, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग का रूट निकालेंगे तो ये आ गया, यानी कण का वर्ग। ये क्या चीज है? कण है, इसे हम कण बोलते हैं। तो आप ये कण निकालोगे तो कण की लंबाई कैसे निकलेगी? 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। यहां से कण की लंबाई निकल जाएगी। यहां से क्या निकलेगी? कर्ण की लंबाई निकलेगी। तो कर्ण की लंबाई कितनी आएगी? 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है, और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। इसका निकालना है, यानी ये जोड़ के देखेंगे 169 आ जाएगा। 169, इसका वर्गमूल निकालेंगे 13 आ जाएगा, यानी ये वाली भुजा जो होगी 13 होगी। परिमाप में तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप में तीनों भुजाओं का योग। तो 5 13 18, 18 और 12 30। तो ये कितना सेमी होगा भी? 30 सेमी होगा। परिमाप कितना होगा? 30 सेमी होगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। कैसे निकालेंगे? छोटी भुजा कितनी दी है? 5 दी है। क्षेत्रफल कितना दिया? 30 दिया। फार्मूला लगा देंगे 30 क्षेत्रफल वाला हमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूले से क्या? आधार मान लो 5, छोटी भुजा को आधार मान लो। आप यहां से निकाल लोगे, लंब आ जाएगा। लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। जब लंब की लंबाई आपके पास 12 सेमी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार आपको 5 दिया है। आधार कितना दिया है? 5। आधार आपके पास कितना है? 5 है,
और ये आपके पास 12 है, ये निकालना। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का वर्गमूल कितना, 13 आ जाएगा। परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तीनों को जोड़ दो कि योग आ जाएगा, योग कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सवाल नंबर 17, क्या कहा सवाल में, कहा कि एक घन है जिसकी भुजा 8 सेमी, आयतन पूछा है। तो घन का आयतन क्या होता है भाई, घन का आयतन आप जानते हैं, घन का आयतन तो सीधा फार्मूला आपको पता होता, घन का आयतन यानी भुजा का क्यू या ए का क्यू, तो 8 का क्यू कर देंगे, 8 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 घन सेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 18। अब आपका क्या कहा, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड, ये घंटी हैं, बोलती हैं इतने इतने अंतराल से। तो कह रहे हैं अगर ये 8:12 पे बोली हो तो फिर अगली बार कब बोलेंगे, आप एलसीएम निकालो। क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम किसका, 12 का, 15 का और 20 का, इनका एलसीएम निकालोगे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 सेकंड आ जाएगा। कितना, 60 सेकंड आ जाएगा। तो 60 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 1 मिनट। 12, 15, 20 का एलसीएम आपसे निकालना आता है, जिसे नहीं आता एक बार बता दें कैसे निकालोगे। इस तरीके से निकाल लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 में नहीं आएगा, 2 ढाई 20, इस तरीके से आप काट लोगे। 2 तिया 6, 2 में नहीं आएगा, और 2 पंजे 10। ठीक, अब 3 से काटो, 3 एकम 3 पंजे 15, फिर 5 से काटोगे। ठीक है, जब तक काटना, जब तक नीचे एक एक ना आए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंजे 60, यानी 60 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। 16 सेकंड एलसीएम आया। तो सेकंड को यानी इसे कह सकते हैं 1 मिनट, 1 मिनट कह सकते हैं। कितना, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट इसको बोल सकते हैं। तो यानी 1 मिनट बाद बोलेंगे, 1 मिनट बाद बोलेंगे। बोली थी कब, 8:12 पे, अब बोलेंगे 8:13 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर कितना है, 19। क्या कहा 19 क्वेश्चन में, दो संख्याओं का लासा दे रखा है 240, मासा दे रखा है 15। ये संख्याएं क्या हो सकती हैं। देखो लासा बटे मासा क्या होगा, लासा बटे मासा होता है सहभाज्य गुणज, सहभाज्य गुणज होता है। भाग करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 15 एकम 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 9 बज गया, 15 छक्का 90। ठीक है, यानी इसके टुकड़े करने हैं आपको, टुकड़े ऐसे करने हैं, इसके टुकड़े कैसे करने हैं, जिनका मासा 1 हो। यानी 1 गुणा 16, 4 गुणा 16, 4 गुणा 4 होगा 16 होता है, 8 गुणा 2 होगा, लेकिन उनमें मासा अलग अलग हो जाएगा। तो संख्याएं क्या हो सकती हैं, वो मासा से गुणा कर लो। मासा क्या है, 15, 15 की गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 की इससे गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 15 के 15 और 9 24। यानी एक संख्या होगी 15, दूसरी होगी 240, यानी ये वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ लें इसको, इसे कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना, लासा को मासा से भाग कर देना। लासा को क्या करना है, मासा से भाग कर देना है। तो लासा को जब मासा से भाग करेंगे हम, इस 240 को जब हम 15 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, कट के 16 आएगा। और ये 16 क्या चीज है, ये सहभाज्य गुणज है। ये क्या चीज है, सहभाज्य गुणज है। क्या है, सहभाज्य गुणज है ये। ठीक, अब आप इसके टुकड़े कर लोगे 16 के। 16 के टुकड़े सिर्फ एक ही तरीके से हो सकते हैं, 1 गुणा 16, यानी 16 एकम 16। अगर हम ये कहें 2 गुणा में 8, तो देखो इसमें मासा क्या है, 2 हो जाएगा, तो ऐसे टुकड़े हम नहीं लेते हैं। या 4 गुणा 4 कहें तो इसमें मासा 4 हो जाएगा, तो ऐसे टुकड़े हम नहीं लेते हैं। हम टुकड़े ऐसे लेते हैं जिनमें मासा केवल 1 बने, जिनमें मासा केवल 1 बने, तो ये टुकड़े लेने पड़ेंगे। अब इस टुकड़े की गुणा करनी पड़ेगी, 1 की गुणा 15 से करनी पड़ेगी और 16 की गुणा 15 से करनी पड़ेगी। ये संख्याएं होंगी, ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ए वाला ऑप्शन इसका मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहा उन्होंने, क्या बोला, ये बोला कि एक छड़ जिसका 1/4 भाग काला, 1/4 भाग लाल और 1/3 भाग नीला, शेष भाग की लंबाई 12 सेमी। आप देख लें कितना भाग, 1/4 भाग तो काला है, 1/4 भाग लाल है और 1/3 कितना है, नीला है। आप एलसीएम ले लें 12, एलसीएम कितना ले लें 12, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 चौक 12, 3 3 6 4 10, 3 और 3 6 और 4 10, कितना हो गया 10 बटे में कितना 12। थोड़ा सा काट लें, 5 बटे में 6 बच गया, 5 बटे में 6, शेष कितना बचा,
शेष में क्या करते हैं, इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या में से ये वाली घटाएंगे, यानी बचेगा कितना, 1/6। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये शेष बचा हमारे पास। तो वो दे रखा कितना, 12। शेष कितना दे रखा, 12 दे रखा, यानी 12 छंग 72। तो छड़ पूरी लंबाई क्या होगी छड़ की, 72 सेमी होगी। ये गुणा में पहुंचेगा 12 छंग 72, तो 72 सेमी इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। तो आप प्यारे बच्चों हमें ये कमेंट करके बताइए हमारा ये सेट कैसा लगा, और आप लगातार बने रहिए, आप निश्चित ही अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा।